हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर सीरीज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नर्सिंग कुछ नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस। जी हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि आपके लिए कुछ कंसेप्ट्स को बनाएंगे। अब करना आपको ये है, इस क्लास को अटेंड करते हुए करना आपको ये है कि आपको एक क्वेश्चन को रीड करना है, रीड करने के बाद उसको समझना है, समझने के बाद उसका जवाब आपको लिखना है, एंड देन जब मैं एक्सप्लेन करूंगी इस क्वेश्चन को तो उसको आपको एनालाइज करना है। राइट, तो आज की क्लास कुछ इसी तरह से प्रोसीड होगी, तो इसमें आपको मेरा साथ देना है। अच्छा, अब क्लास चालू करने से पहले बिल्कुल जी हाँ, जैसा कि आप सभी मुझे शायद होली की शुभकामनाएं दे रहे होंगे, तो आप सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सभी मित्रों को, परिवारजनों को, है ना, सभी को जो है होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो त्योहार है ये आपके जीवन में एक नया रंग लाए, आपके जीवन में एक नया उजाला लाए और आपके जीवन के अंधकार को मिटाते हुए, उजाले को लाते हुए, फीकेपन को मिटाते हुए, रंग को लाते हुए जो है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन दिवस साबित हो। आपके सक्सेस को आप जल्द ही हासिल करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं इस त्योहार पर आप सभी के लिए और आपके परिवार के लिए। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल जो आपके सामने रहने वाला है, पहला सवाल आपके सामने है। सवाल आपसे पूछ रहा है, कार्डियक आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग। कार्डियक आउटपुट आप जो है किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा आपसे सवाल पूछ रहा है। फटाफट से आपको जवाब देना है। बहुत ही बढ़िया। तो मेरे हिसाब से जैसा कि मोस्टली लोग अपना सही जवाब दे रहे होंगे, भाई ये जो आपका हार्ट है, इस हार्ट के अंदर अत्यंत इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। जब भी हम हार्ट की फंक्शनिंग की बात करते हैं तो ये जो है ना, ये मास्टर है, इसकी बात तो करनी ही करनी है। यही जो है 90% फुटेज खा जाता है हार्ट का, है ना। अब मैं जब यहाँ पर कह रही हूँ कि जब मैं बात कर रही हूँ आउटपुट की, तो सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है। इस पर क्या डिपेंड कर रहा है कि भाई ये क्या करेगा, ये कितना आउटपुट देगा। बोले आउटपुट निकालते कैसे हैं भाई, आपका आउटपुट क्या होता है कि आपने कितनी मेहनत करी और कितने नंबर आए, है ना। इस तरह से आपका आउटपुट कैलकुलेट होता है कि कितनी मेहनत करी, कितने टाइम तक करी और उसका क्या रिजल्ट आया, वो आपका आउटपुट होता है। सिमिलरली यहाँ पर इसने कितनी मेहनत करी, यानी कि कितनी बार इसने बीट किया, कितनी बार इसने जो है डायस्टोल सिस्टोल किया। राइट, नेक्स्ट आता है कि इसने एक बार जब भी बीट किया तो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है बॉडी को सप्लाई करा। तो यहाँ पर ये चीज डिपेंड कर रही है इस पर कि भाई एक तो आपका बीट जो है वो कितना है, समझ गए, यानी कि कितनी बार जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस दौरान ये कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है आगे सप्लाई कर रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है ये डिलीवर कर पा रहा है। सो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, जो कार्डियक आउटपुट है, हार्ट का जो आउटपुट है, ये डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी कि जिसको आप स्ट्रोक, एक बार में जो वॉल्यूम डिलीवर होता है उसे आप स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट कितनी है, राइट। नाउ अगर मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ, या चलो नहीं रटते हैं, हम रटते नहीं हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपको याद रखना है लगभग एवरेज जो होता है वो 70 ml आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और हार्ट रेट कितनी होती है? 72 बीट पर मिनट होती है। राइट, 72 बीट जो है पर मिनट होती है। अब इस अकॉर्डिंग मैं आपका कार्डियक आउटपुट निकालने जाऊं तो भाई 7 दूनी 14, है ना, एक हाथ से लगा और ये 50, तो लगभग इतना लीटर जो है आप, इतना ml जो है आपका क्या रहता है? कार्डियक आउटपुट रहता है पर मिनट, है ना। पर मिनट जो है इतना कार्डियक आउटपुट रहता है। सो कार्डियक आउटपुट आप किस तरह से निकालते हैं? कार्डियक आउटपुट आप निकालते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट करके। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट करके आप अपना कार्डियक वॉल्यूम निकालते हैं। राइट, अगर आपको मान लीजिए ये फॉर्मूला नहीं पूछकर आपको दे दे कि हार्ट रेट उसकी जो है 80 है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम उसका कितना है? 60 है, तो कार्डियक आउटपुट बताओ कितना होगा? तो सिंपल सा भाई 80 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो,
है ना, 8 6 जा 48, 00, सो 4800 यहाँ पर आपका आ जाएगा, राइट। सो कुछ इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सवाल आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, अपने मन में एक जवाब सोचेंगे, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल आपसे पूछ रहा है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स की बात हो रही है, ओलंपिक्स में भी कौन सी फीमेल को क्या मिला है, फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन सी फीमेल थी, ऐसा आपसे सवाल पूछा जा रहा है। चलिए, अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, है ना, चाहे वो आपका नॉर्थ सेट ले लीजिए, चाहे आपका DSSB ले लीजिए, चाहे और भी कोई एग्जाम हो जिसके अंदर करंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर करंट जीके के अंदर उस पर्टिकुलर ईयर में अगर कोई गेम हुए हैं, है ना, कोई गेम्स जो है अगर ऑर्गेनाइज हुए हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, किसी भी तरह की अगर टूर्नामेंट सीरीज वहां पर चली है ना, किसी तरह के अवार्ड्स दिए गए हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट रहते हैं क्वेश्चंस, है ना, ये इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा कि भाई जब आपका जो है किसी तरह का जो है मंगलयान जैसे लॉन्च हो रहा था तो मंगलयान पे क्वेश्चंस आ गए, है ना। तो इसी तरह से हर जो फेवरेट मतलब हर जो चीज अभी करंट में हाल में न्यूज में ज्यादा प्रचलित है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, राइट। तो आपको नर्सिंग के होने के नाम पर ये क्वेश्चन तो पढ़ के जाने ही है, क्योंकि आप 50 किताबें पढ़ेंगे, इससे अच्छा कुछ एक आध ऐसी चीजें पढ़ ले जिनसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने ही आने हैं, राइट। तो इसलिए आपको ये चीजें तो ढंग से करनी ही करनी है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, अगर मैं बात करूं गोल्ड मेडल जीतने की, तो कर्णम मल्लेश्वरी वॉज द वन। कर्णम मल्लेश्वरी जो है हमारी इंडियन वेट लिफ्टर है और ये पहली महिला है जिन्हें क्या मिला, गोल्ड पदक जो है ओलंपिक्स में मिला था, राइट। और पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला जो है वो आपकी अवनी है। पैरा ओलंपिक्स के अंदर पहला गोल्ड जीतने वाली जो कौन है वो आपकी अवनी लिखा है, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। यहां पर ए आपका सही जवाब चला जाएगा बच्चों, ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आपसे पूछ रहा है, सर्जरी इन्वॉल्विंग रीनल पेल्विस इज, वो सर्जरी जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, रीनल पेल्विस जो है इन्वॉल्व होता है, ऐसा आपसे सवाल पूछ रहा है। फटाफट से आपको जवाब लिख देना है। नाउ आप जो है इन वर्ड्स से पता लगा सकते हैं, वर्ड से पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना, एग्जैक्टली क्या क्या जो है मतलब है इन वर्ड्स के। वर्ड्स अगर आपको पता है तो भी आप इसका जवाब जो है बड़ी आसानी से दे सकते हैं।
चलिए, सबसे पहला जो नाम आपके सामने है विच इज पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी का क्या मतलब होता है, जहां पर आप पाइलोरस को क्या करते हैं, पाइलोरस की सर्जरी करते हैं। पाइलोरस कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है आपका जीआई सिस्टम, जिसके अंदर आपका स्टमक आता है ना, स्टमक के अंदर फंडस पार्ट आता है, बॉडी पार्ट आता है, एंड यहाँ पर जो नैरोइंग होती है उसे आप क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं। कई बार ये जो पाइलोरिक स्ट्रक्चर है, ये जो पाइलोरिक पार्ट है, इसमें क्या हो जाता है, नैरोइंग हो जाती है, स्ट्रक्चर हो जाता है ना, स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। किसी भी तरह की रुकावट यहाँ पर आ सकती है, तब उस रुकावट को हटाने के लिए, जीआई सिस्टम को ईज करने के लिए क्या की जाती है, पाइलोरोप्लास्टी की जाती है। ये आपको याद रखना है, राइट, पाइलोरोप्लास्टी की जाती है। नेक्स्ट आता है यूरेथ्रोप्लास्टी, जहां पर यूरेथ्रा जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, यूरेथ्रा रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो कारण कुछ भी हो सकता है, कारण जो है वहां पे हुआ डैमेज हो सकता है, वहां पे हुआ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, वहां पे किसी तरह की ग्रोथ हो सकता है, व्हाटएवर मे बी द रीजन, किया जा सकता है। लेकिन होता यह है कि जो ब्लैडर है, ब्लैडर से यूरेथ्रा जो है आपका यूरिन बाहर की ओर लाती है। इस यूरेथ्रा को क्या किया जाता है, वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है ना, कहीं और से जो है स्किन लेकर के रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसी को आप क्या बोलते हैं, यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं। सो ये यूरेथ्रोप्लास्टी आपको याद रख लेना है, सर्जरी है। नेक्स्ट आता है लिथोट्रिप्सी। कल ही की क्लास पे लगभग मैंने आपसे डिस्कस किया है, मतलब अभी शायद 1-2 दिन पहले ही ये बात डिस्कस हुई है। लिथ जो है ये आपका दिखाता है किसको, स्टोन को दिखाता है, और स्टोन का क्या करना, ब्रेक डाउन करना, राइट, स्टोन का क्या करना, ब्रेक डाउन करना ही क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी कहलाता है। ये शॉक वेव्स यूज करके भी हो सकता है, ये ओपन सर्जरी भी हो सकती है ना। इसके अंदर बेसिकली तो लेप्रोस्कोपी करने की कोशिश की जाती है, शॉक वेव्स यूज करने की कोशिश की जाती है, राइट, व्हाटएवर मे बी द मेथड। बेसिकली करना क्या है, स्टोन को रिमूव करना है, तो प्रोसीजर क्या कहलाएगा, लिथोट्रिप्सी कहलाएगा। नेक्स्ट आता है पाइलोप्लास्टी। पाइलोप्लास्टी में बेसिकली आप क्या करते हैं, आप यूरेटर को जो है क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, या यूरेटर के कुछ पार्ट की सर्जरी करते हैं। बोले ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी, तो ये मान लीजिए क्या है, ये किडनी है। किडनी का ये जो एरिया होता है बच्चा, इसी को आप पेल्विक एरिया कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, रीनल पेल्विस के अंदर आपको सर्जरी करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन किस में आ गया है, यूरेटर में आ गया। चलो इसको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, सो दैट आपको इजीली चीजें समझ आ जाए। इसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं, राइट। ये मान लीजिए क्या है, यूरेटर है। अब इस यूरेटर के अंदर मान लीजिए यहाँ पे किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ये यूरेटर जो है यहाँ पर सही काम नहीं कर पा रहा है। जब यूरेटर जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो यूरिन यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और जब यूरिन यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, जब यूरिन यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो इस एरिया में क्या होगा, स्टासिस होगा, इन्फेक्शन होगा, इस एरिया का डायलेशन होगा, राइट, और धीरे धीरे जो है ये रीनल फेलियर को कॉज कर सकता है। तो क्या किया जाता है, उस पार्ट को जो कि स्ट्रक्चर वाला है उसको कट करके रिमूव किया जाता है, इस पार्ट को जो कि एक्स्ट्रा डायलेटेड है इसको कट करके रिपेयर किया जाता है, एंड इवेंचुअली क्या किया जाता है, इवेंचुअली जो है आपकी किडनी के बाहर ये जो यूरेटर है इसको नॉर्मल कर दिया जाता है। जो पेल्विस एरिया में जो यूरेटर आकर के एड ऑन हो रहा है, इसकी सर्जरी जो है वो नॉर्मल कर दी जाती है। क्लियर है। सो ये कंडीशन कहलाती है आपकी पाइलोप्लास्टी, राइट। नाउ इस पाइलोप्लास्टी के अंदर आपको याद रखना है पेल्विस, रीनल पेल्विस जो है वो इन्वॉल्व होता है। डी यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव। इनमें से कौन सी लीडरशिप स्टाइल जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ऐसा आपसे सवाल पूछ रहा है।
चलिएगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स लेजिस फेयर लीडरशिप, हमने कई बार अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है, जहां पर बहुत ही फ्री रेन होता है, इसको फ्री रेन कहा जाता है। यहाँ पर रेन मतलब बारिश नहीं है, यहाँ पर रेन मतलब राज है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली फ्री रेन इसको बोलते हैं, फ्री रेन सिस्टम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पावर है किसकी, डिसीजन की, वो इंडिविजुअल के हाथ में है ना। किसी को आपको जवाब नहीं देना, जिसको जो मर्जी आए वो चीज कर सकता है। दैट इज फ्री रेन विच इज लेजिस फेयर लीडरशिप, राइट। नेक्स्ट आपको कई बार बताया गया है ऑटोक्रेटिक सिस्टम। ऑटोक्रेटिक सिस्टम आपको कहता है कि पावर लाइज इन वन हैंड, पावर ऑफ डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, ठीक है। जो रूलर होता है, जो राजा होता है, जैसे राजाशाही जो सिस्टम होता है, जिसके अंदर क्या होता है, राजा जी ही सारे डिसीजन लेते हैं, राजा जी को जो सही लगेगा वही चीजें होगी, राइट। तो ये जो सारा सिस्टम होता है ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहलाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जहां पर फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा, लोगों का, लोगों के लिए, है ना। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो है लोगों के द्वारा ही रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए जो है काम करते हैं। इस डेमोक्रेटिक में आपको याद रखना है, क्वेश्चन में लाइन लिखी आती है, एवरी वन पार्टिसिपेट इक्वली, है ना। इक्वल राइट्स होते हैं सबके पास, है ना। और क्या होता है, राइट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। भाई अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आप वोट देकर के अपना जो है प्रतिनिधित्व जो करेगा उसको चूज कर सकते हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव को आप क्या करते हैं, वोट देकर के चुनते हैं। नेक्स्ट आता है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, जहां पर क्या होता है, नौकरशाही नेतृत्व जिसको आप बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो भी नेता है या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसके अंडर उसने कुछ लोगों को रख लिया होता है काम पर, और वही लोग जो है, वही ऑफिशियल्स जो है मिलकर के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है लेते हैं। ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बजाय, जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं टेक डिसीजंस इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। जैसे कि मिलिट्री के हाथ में कोई चीज है, या फिर हम कह दें कि जो भी मतलब जैसे कि जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वही सब मिलकर के सारे डिसीजंस लेते हैं। सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी सिस्टम। अब बात करें सबसे बेस्ट सिस्टम लीडरशिप का कौन सा है, तो इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सी डेमोक्रेटिक सिस्टम, है ना। हमेशा ही आपके लिए जो बेस्ट है, हाँ, अगर सही तरीके से किया जाए तो सबसे बेस्ट जो सिस्टम है दैट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेकिन अगेन मैं फिर पीछे एक चीज बोलती हूँ कि अगर एथिकली सही तरीके से इसे अपनाया जाए तो, है ना, अदरवाइज इससे बुरा भी कुछ नहीं हो सकता है, राइट। तो वो डिपेंड करता है सरकार पर, वो डिपेंड करता है वहाँ के भ्रष्टाचार पर, वो डिपेंड करता है वहाँ की लोगों की जागरूकता पर। तो बहुत सारी चीजें हैं बिल्कुल, है ना। अगर मैं नॉर्मली भी बात करूँ कि आप अपने घर में भी नॉर्मली अगर जो है कुछ भी करना चाहते हैं तो आप सबकी सहमति के हिसाब से कोई काम करें तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, राइट। आप कोई एक जना जो है सब पर रौब थोपता है तो उसमें दिक्कत ही आती है। सो डेमोक्रेसी इज ऑलवेज बेस्ट, है ना, इफ डन करेक्टली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल आपसे पूछ रहा है, चूज विच अल्टरनेटिव कंसिस्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज और इडियम, राइट। मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो अवेलेबल हो सके, ताकि जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके और ज्यादा जो है आपको डाउट जैसा कहीं कुछ जो है ना क्रिएट हो। चलेगा, आपको अल्टरनेटिव चूज करना है ना। जो दिया गया है लाइन उसके जैसे मीनिंग वाला जो है आपको लाइन चूज करना है। लाइन है आपके लिए टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट। तो इसका क्या मतलब है ये आपसे पूछ रहा है ना। जैसे हम मुहावरे कहते हैं ना, मुहावरे कहते हैं, लोकोक्तियां कहते हैं, है ना। तो मुहावरा हम बोलते हैं और उसका अर्थ कुछ और होता है ना। तो वो चीज आपको पूछ रहा है
कि यहाँ पर ये मुहावरा है अंग्रेजी में टू स्मेल अ रैट, इसका क्या मतलब है ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, चलिएगा। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ भी आती तो भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखिए कि टू स्मेल रैट जो है, डिटेक्ट बैड स्मेल, यानी कि सीधा सीधा के किसी बदबू को पहचानना। सीधा सीधा बात तो हम मुहावरों में करते नहीं है, बात तो हम घुमा फिरा के ही करते हैं, मुहावरों की बात आती है तो ये भी गलत है। नेक्स्ट आता है टू मिसअंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड यानी गलत समझ लेना, तो यहाँ पर गलत नहीं समझा जाता है। टू स्मेल रैट मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ पता लगाया है ना, कोई ना कोई जो है दूर से, कहते हैं ना कि दूर से ही हम चीजों को भांप लेते हैं, पहचान लेते हैं, या हमें दूर से ही अंदेशा होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, राइट। सो दैट इज टू स्मेल रैट। टू सी अ हिडन मीनिंग भी यहाँ पर नहीं होगा, है ना, बाल की खाल निकालना होता है हिडन मीनिंग। यहाँ पर जो है कि कोई ना कोई गड़बड़ यहाँ पर हो रही है। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, आपको जब लगे कि कुछ तो गड़बड़ है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है, तो वो कुछ तो गड़बड़ है इज टू स्मेल अ रैट। सो यहाँ पर जो एसीपी प्रद्युमन करते थे कुछ तो गड़बड़ है वाला सीन, he was doing what he was doing was he can smell a rat at every sense, है ना, कहीं पे भी जो है वो पता लगा लेते थे कि चाल चल क्या रही है। सो दैट इज सी, राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन अ क्लाइंट विद SIADH, एक क्लाइंट जिसके अंदर क्या है, SIADH नाम की बीमारी है, तो इनके अंदर सीरम सोडियम लेवल जो है वो कैसा रहने वाला है, ऐसा आपसे सवाल पूछ रहा है। सीरम सोडियम लेवल आपका कैसा रहने वाला है ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको फटाफट से जवाब देना है। सीरम सोडियम लेवल के बारे में, बीमारी है SIADH। चलिएगा, सो नाम से आपको पता चल रहा है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट भाई जब भी आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड आपकी अगर जो है कम काम कर रही है, सही से काम नहीं कर रही है, अरे मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे याद रखने में हेल्प मिलती है। याद रखने में हेल्प मिलती है कि बात किसकी कर रही हूँ मैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का अगर क्या हो रहा है, यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट जो है सिक्रीशन हो रहा है। अब जब मैं वर्ड इनअप्रोप्रिएट बोलती हूँ तो ये अधिक भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है, राइट। ये अधिक भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है, सॉरी, अरे ये अधिक भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। नाउ यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर ये अधिक मात्रा में होता है ना। अधिक मात्रा में क्या रिलीज होता है, आपका ADH जो है वो रिलीज होता है। जब अधिक मात्रा में एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा यानी डायूरेसिस नहीं हो पाएगा, यानी कि यूरिन जो है फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ज्यादा किसका एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। जी, अगर मैं बात करूं कि भाई डायूरेसिस यानी कि यूरिन का ज्यादा बनना,
एंटी डायूरेसिस यानी कि यूरिन का नहीं बनना, यहाँ पर फ्लूइड रिटेंशन होता है बच्चों। क्या होता है? फ्लूइड रिटेंशन। फ्लूइड जो है ज्यादा क्या किया जाता है? बॉडी में रिटेन होता है, राइट। क्यों होता है? क्योंकि आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है ADH नाम का हार्मोन, इसकी क्या हो रही है? बॉडी में अधिकता हो रही है। इसकी क्या हो रही है? बॉडी में अधिकता हो रही है। ये आपको बॉडी में जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब होता ये है कि जब फ्लूइड रिटेन होता है बॉडी में, जब फ्लूइड रिटेन होता है तो एज अ रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलता है? हीमोडाइल्यूशन देखने को मिलता है। जब हीमोडाइल्यूशन यहाँ पर होगा, जब फ्लूइड अधिक होगा, तो ब्लड के अंदर जो बाकी सारे कंपोनेंट्स वो आपको क्या लगेंगे? कम लगेंगे। बाकी सारे कंपोनेंट्स कैसे लगेंगे? आपको कम लगेंगे। इस पेशेंट को जगह जगह पर पानी इकट्ठा हो रहा होगा, इस पेशेंट को जगह जगह पर क्या हो रहा होगा? इडीमा पेशेंट को में आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। चाहे वो लंग्स के अंदर पानी भरना है, चाहे वो हार्ट के अंदर पानी भरना है, और जब पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो हार्ट को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। भाई जब फ्लूइड ओवरलोड होगा, जब फ्लूइड ओवरलोड होगा तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानी टैकीकार्डिया पेशेंट में देखने को मिलेगा। इसी हार्ट को ज्यादा काम प्रेशर से काम करना पड़ेगा, यानी कि हाइपरटेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यही फ्लूइड ओवरलोड होने के कारण हीमोडाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया आपको देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? डाइल्यूशनल, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है? डाइल्यूशन हो जाता है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। जब मैं कह रही हूँ डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, तो मैं कई बार आपके साथ में ये कंडीशन डिस्कस करती हूँ कि आपने क्या किया, एक बोतल जो है पानी लिया और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाला, और 1 ग्लास पानी लिया उसमें 1 चम्मच नमक डाला। अब आप बोल रहे हैं कि बोतल में पानी नमक कम है और जो है ग्लास में नमक ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। नमक तो दोनों ही कंडीशन में बराबर है, पानी की मात्रा बोतल में जो है अधिक हो गई, जिसके कारण आपको नमक कम लग रहा है, राइट। सो यहाँ पर सेम कंडीशन बॉडी के अंदर होती है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट में देखने को मिलता है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि SiADH है तो सीरम सोडियम लेवल कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा? नहीं। क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन देखने को मिलेगी। बी जो है आपका सही जवाब चला जाएगा, राइट। याद रखना है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसमें भी कौन सी ग्लैंड? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसमें भी कौन सा हार्मोन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन, राइट। इसकी अधिकता हो जाने के कारण बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, फ्लूइड रिटेन हो रहा है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? डाइल्यूशन के कारण होने वाली सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। फ्लूइड ओवरलोड के कारण जो भी साइन और सिम्टम्स होते हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। भाई जब फ्लूइड ओवरलोड होगा तो इसी पेशेंट के सेरिब्रल इडीमा भी होगा, इसी पेशेंट में क्या होगा? सेरिब्रल इडीमा भी होगा। इसी पेशेंट में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, है ना। पेशेंट को में क्या देखने को मिलेगा? कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है यहाँ पर आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर सेरिब्रल इडीमा वो कॉज कर रहा है। चेंज इन मेंटल स्टेटस आपको देखने को मिलेगा, राइट। यूरिन जो है, यूरिन कैसा आएगा? इसको कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा, राइट। बिकॉज बॉडी क्या कर रही है? मैक्सिमम वाटर को रिटेन वापस करने की कोशिश कर रही है, तो यूरिन आउटपुट जो है वो किस तरह का आएगा? कंसंट्रेटेड यूरिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, तो यहाँ पर बी जो है बच्चों आपका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। ये जो इमेज आपके सामने है इसको आपको पहचानना है।
चलिए, आई होप आप सभी ने जो है अपने जवाब जो है इसके अंदर लिख लिए होंगे, अपने जवाब मोस्टली जो है लिख लिए होंगे। नाउ ये जो है ये बेसिकली क्या है, आपकी ब्लड वायल है, जिसको आप वैक्यूटेनर भी कहते हैं, है ना। वैक्यूम क्योंकि इसके अंदर बना होता है, तो ये वैक्यूटेनर है। इसका कलर जैसा कि आपको दिख रहा है लेवेंडर, या फिर किसी किसी में इसको क्या कहा जाता है, पर्पल कलर कहा जाता है ना। अभी के जो नए नामांकन चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेवेंडर कलर इसको आप बोलते हैं, है ना। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो है एक कैल्शियम बाइंडिंग एंटीकोएगुलेंट होता है। क्या होता है, कैल्शियम बाइंडिंग एंटीकोएगुलेंट होता है, जिसका नाम है EDTA, राइट। इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA, राइट। ये EDTA क्या करता है, ये EDTA कैल्शियम के साथ में बाइंड कर जाता है, कैल्शियम के साथ में बाइंड करता है, और किसको रोकता है, कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है ऑफ ब्लड। किसको प्रिवेंट करता है, ब्लड के कोएगुलेशन को जो है ये प्रिवेंट करता है, कैल्शियम के साथ में ये बाइंड करता है, ब्लड के कोएगुलेशन को ये प्रिवेंट करता है। सबसे नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो CBC नाम का आपका जो कंप्लीट ब्लड काउंट नाम का जो टेस्ट होता है वो आप इसी के अंदर भिजवाते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो मलेरिया का जो आप टेस्ट करवाते हैं वो भी इसी के अंदर भिजवाते हैं, है ना। इसके अलावा जो है अगर आपसे पूछा जाए क्रॉस मैच का सैंपल आप किस में भिजवाएंगे, तो वो भी इसी में भिजवाएंगे। इसके अलावा ब्लड के और जितने भी आपको जो है टेस्ट करवाने हैं, ब्लड के और जितने भी टेस्ट करवाने हैं जिसके अंदर आपको ब्लड सेल्स को देखना है ना, ब्लड फिल्म को देखना है, तो उसके अंदर जो है आप इनका इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसके अलावा PTH के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें होती है जो आपको याद रखनी है EDTA वाइल के बारे में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसको आप जब भी सैंपल लेते हैं उसके बाद में एक बार शेक कर देना होता है, क्योंकि EDTA जो है इसके अंदर स्प्रेडेड होता है, तो आपको इसको मिक्स कर लेना होता है ब्लड के साथ में। इसीलिए एक बार जो है आप सैंपल लेने के बाद उसको उल्टा करके उसको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, राइट। यहाँ पर एक निशान होता है, तो मिनिमम वहां तक जो है आपको क्या करना होता है, ब्लड सैंपल जो है लेना होता है, अराउंड 3 ml। हालांकि CBC में तो आधे ml से भी काम चल जाता है, बट एवरेज अगर मैं मान के चलूँ तो 3 ml तो आपको लेना ही लेना होता है। पर्पल कलर की लाइन यहाँ पर मौजूद होती है। मान लीजिए आपने ढक्कन जो है हटा दिया है, फिर भी इस लाइन की मदद से जो है आप पता कर सकते हैं कि क्या है, ये वायल जो है वो EDTA वायल है। अरे इसी के लिए आपको क्या करना होता है, जब भी आप स्टिकर पेस्ट करेंगे, अब ये जो मैं बात बता रही हूँ ना, ये नॉर्सेट स्पेसिफिक बात है। नॉर्सेट के एग्जाम में जब इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जब ऊट पटांग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप बोलते हैं मैडम ऐसा कुछ पूछ ले कि पता ही नहीं चला, वो ऐसा कुछ पता नहीं चला जैसा कुछ भी नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। आपके जीवन में जब आप प्रैक्टिकल काम करते हैं तो आपको कुछ कुछ बारीक चीजों का जो है ध्यान रखना होता है। उनमें से एक बारीकी ये भी होती है कि इस वाइल के अंदर अलग से जहां पर भी लाइन बनी हुई है कलर की, वो लाइन डिजाइन के लिए नहीं बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है कि अगर ये ढक्कन गुम भी हो जाए तो आप इस वाइल का पता कर सके, है ना। इसलिए आपको जब स्टिकर चिपकाना है तो आपको यहाँ पर स्टिकर चिपकाना है, पेशेंट का जो स्टिकर चिपकाते हैं जिसपे पेशेंट की डिटेल्स वगैरह होती है, तो वो स्टिकर हमेशा इस लाइन को छोड़ते हुए चिपकाना होता है ना, ताकि पता चल जाए कि ये वाइल जो है वो कौन सी है, EDTA वाइल है। इसके अलावा नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं और बात करूं तो इमेज बेस के साथ साथ में जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी वाइल किसके लिए यूज होती है, बिल्कुल ये जो है एक प्रथा चली आ रही है ऐसे सवालों की, जो कि आगे भी मेरे हिसाब से बरकरार रहेगी। क्योंकि अगर आप एक नर्स बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल नर्स बनना चाहते हैं, तो इतना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो जीवन में आपको आना ही चाहिए। और नॉर्सेट भी आपसे यही डिमांड करता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होनी चाहिए, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स रहते हैं आपके नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको याद रखना है। चलिएगा, सो यहाँ पर EDTA वाइल आपकी हो गई। चलिएगा नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है वनवास शब्द का सही समास विग्रह क्या है। समास विग्रह आपसे पूछा जा रहा है वनवास शब्द का। बोले अभी तो
हाँ जी, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो दिक्कत ये है कि समास अगर मैं आपको पढ़ाने बैठूं तो आप जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। जब समास की हम बात करें तो जो है अलग अलग तरह के जो है समास आपके सामने आते हैं, जिसके अंदर गुण जो है आपका आ जाएगा, है ना। तत्पुरुष समास आ जाता है, तत्पुरुष समास, ठीक है। बोले मैडम इतना सब हमें याद भी नहीं होगा, मैं भी नहीं इतना सब आपको एक साथ में पढ़ा सकती हूँ। कोशिश हम करेंगे कि धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, तब तक आपका DSSB का एग्जाम आएगा, तब तक हम लोग मोस्टली चीजें डिस्कस कर चुके होंगे। तो आज आप समझ लो तत्पुरुष समास होता है ना। जैसे हम बहुव्रीहि समास पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग तरह के हम समास पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो उसके अंदर आपको याद रखना है दो वर्ड के मेल से एक नया वर्ड बनता है और उसका एक नया मतलब आता है, राइट। सो यहाँ पर तत्पुरुष समास आपको याद रखना है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, आप जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने छोटी कक्षाओं में कभी याद किया हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे वो। तो यहाँ पे ये जो अधिकरण है, अधिकरण, इस अधिकरण में जो में आता है में, ठीक है ना। तो ये मैं यानी कि इनसाइड, है ना। तो यहाँ पर वन के अंदर क्या किया उन्होंने, वास किया, वन में वो रहे, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, वनवास कहलाएगा, वन में वास कहलाएगा। ए यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा। बोले मैडम टाइप बता दो, तो देखो बच्चों ज्यादा आपको डिटेल में बिल्कुल जाना तो है, समास तो सारे पढ़ने हैं, लेकिन हम एक साथ में सब नहीं पढ़ेंगे ताकि आपको यहाँ पे लोड थोड़ा कम पड़े। हम एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे। आज के लिए आप याद रख लीजिए ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास है, राइट। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अलग अलग तरह के समास होते हैं, आई थिंक 6 होते हैं। उनमें से एक आपको याद रख लेना है तत्पुरुष समास, जिसके अंदर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो अधिकरण तत्पुरुष समास है ये। फिर भी टाइप नहीं याद रहता है, कोई बात नहीं। वन में वास जो है यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा। ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इज कॉल्ड एज। अगर डिफिकल्टी आ रही है किसमें, बोलने में, तो इसको क्या कहेंगे, ऐसा आपसे सवाल पूछ रहा है। फटाफट से आपने अपना जवाब लिख देना है। चलिएगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों शब्द की, डिस्फेजिया एंड अफेजिया, यानी कि या तो डिफेक्टिव स्पीच है, या तो डिफेक्टिव स्पीच है, या स्पीच है ही नहीं, या तो डिफेक्टिव स्पीच है या फिर स्पीच है ही नहीं, राइट। तो डिस्फेजिया इज डिफेक्टिव स्पीच एंड अफेजिया इज लॉस ऑफ स्पीच, जहां पर स्पीच जो है वो क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, राइट। अप्रेक्सिया यानी कि वो चीजें कर नहीं पाना जो पहले आप कर सकते थे, राइट। अनेबल टू previously learned activity। पहले कोई चीज जो है इंसान सीखा हुआ था, नॉर्मली कर पाता था, पर अब अगर वो चीज को नहीं कर पा रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे, अप्रेक्सिया बोलेंगे, है ना। मान लीजिए कि कोई इंसान था जो पहले जो है बहुत ही अच्छी जो है
बहुत ही अच्छी, क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, बहुत ही अच्छा खाना बनाया करता था या बहुत ही अच्छी किताब कविताएं लिखा करता था, लेकिन जब से उसका एक्सीडेंट हुआ या उसको जो है चोट पहुंची या उसको किसी तरह का सदमा लगा, उसके बाद में जो है वो अब वो उस चीज को बिल्कुल जानता ही नहीं है। ऐसा हो गया कि उसने कभी ऐसा किया भी होगा क्या, है ना। तो वो कंडीशन जो है वो आपकी क्या कहलाती है, अप्रेक्ष्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, अप्रेक्ष्या कहलाती है। इट इज अनेबल टू परफॉर्म प्रीवियसली लर्न एक्टिविटी, पहले जो बहुत ही आसानी से करा था, पहले बहुत ही आसानी से सीखा हुआ था, है ना, वो अब जो है ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो लास्ट में आपके पास में बचता है डिसआर्थरिया, जहां पर वर्ड्स को बनाने में, बोलने में डिफिकल्टी आती है। सो इट इज व्हाट इज नोन एज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, राइट। जो सी है वो यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरियल प्रिवेंटिव वैक्सीन, इनमें से कौन सी जो है डायरियल प्रिवेंटिव वैक्सीन है, ऐसा आपसे सवाल पूछा जा रहा है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं मोस्ट कॉमन कॉज जो कि ज़्यादातर डायरियल डिजीज को कॉज करता है वो है रोटा वायरस। तो अगर आपको डायरियल डिजीज से बचाना है तो आपको कौन सी दवाई देनी है, रोटा वायरस की वैक्सीन देनी है। कैसे दिया जाता है, ओरल रूट से इस वैक्सीन को दिया जाता है, ओरल रूट से जो है इस वैक्सीन को दिया जाता है। 2 डोज इसकी यहाँ पर रहती है, 5 ड्रॉप जो है वो पिलाई जाती है। रोटा वायरस नाम की वैक्सीन जिसका ओरल रूट रहता है, ये आपको याद रखना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। यहाँ पर बी जो है आपका सही जवाब चला जाएगा, बी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई डीपीटी जो है, डीपीटी क्या करेगा, डीपीटी आपके डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटनस से बचाएगा, जो कि टॉक्सोइड वाली बीमारियां है ना। डिप्टीरिया आपके बैक्टीरिया से होने वाला, पर्टुसिस एंड टिटनस, इनसे बचाएगा। एमएमआर जो है आपका किससे बचाएगा, मीजल्स से, मम्प से एंड रूबेला से, राइट। वायरल बीमारियां हैं ये आपकी, राइट। नेक्स्ट आपको याद रखना है हेपेटाइटिस बी से बचाने वाली हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, राइट। इसके अलावा भाई अगर आपको नहीं भी पता है तो ये 3 तो आपको नॉर्मली मालूम ही होगी। सो इस अकॉर्डिंग बी जो है आपका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल आपसे पूछ रहा है, सेलेक्ट द नंबर कमिंग इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन गिवन ऑप्शंस में से क्वेश्चन वाली जगह पर कौन सा जो है आएगा नंबर, ये आपको बताना है। फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को देखकर कभी भी, है ना, कभी भी घबराना नहीं है। आप ही से सॉल्व होंगे ये सवाल,
टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बात की। चलिएगा नाउ, अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की, पहले ट्रायंगल की जो अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो यहाँ पर लिखा है 64, यहाँ पर लिखा है 36 और यहाँ पर लिखा है 49। अब तक तो आपको बहुत ही आसानी से ये तो मालूम चल ही चुका होगा कि ये क्या है, ये किसी ना किसी की स्क्वायर है ना, ये किसी ना किसी की क्या है, स्क्वायर है। 64 को अगर मैं देखूँ तो ये 8 का स्क्वायर है, 36 को देखूँ तो ये 6 का स्क्वायर है, और 7 को देखूँ तो इस 49 को देखूँ तो ये 7 का स्क्वायर है। नाउ बीच में आपको क्या मिल रहा है, 21 लिखा हुआ मिल रहा है, राइट। 21 लिखा हुआ मिल रहा है, तो इन नंबर्स का क्या ऐसा रिलेशन देखूँ कि आंसर 21 आ जाए। तो सबसे पहला और सबसे आसान जो मुझे नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि मैं इनको ऐड कर दूँ। तो 8 + 7 + 6 अगर मैं कर दूँ, सो 8 and 7 is 15 + 6 21 आ जा रहा है। तो बिल्कुल मेरा जो है यहाँ पर ये जो रीजनिंग है ये एकदम सही होती हुई नज़र आ रही है। तो इसी को देखते हुए हमने अगर सॉल्व करना है ना, 121 जो है वो किसका है, 11 का स्क्वायर है ना। 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है, और 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं 10 + 11 + 9 कर दूँ। तो 10 में 11 जोड़ा, 9 जोड़ा, 10 9 20 30, राइट। सो 30 यहाँ पर मेरा सही जवाब चला जाएगा। सी इज गोइंग टू बी माई करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कह रही है कि उत्कर्ष आपके जीवन में लाना चाहता है इस होली के त्योहार पर नए रंग। होली हंगामा ऑफर आपके लिए है, जिसके अंदर आपको मिल रही है 90% तक का भारी डिस्काउंट सभी रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर, सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज पर। तो लाइव और रिकॉर्डेड सभी तरह के ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, एंड दिस इज अवेलेबल टिल 28 मार्च ओनली। जिसके अंदर आपको याद रखना है, बुकशाला ऐप में जो आपके पास में जो नोट्स अवेलेबल होते हैं उन नोट्स पर भी आपको क्या मिल रहा है, या बुक अवेलेबल होती है तो उसके ऊपर भी आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट जो है मिल रहा है ना। और 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी इस कोर्सेज इन कोर्सेज में आपको मिल रही है। जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा वैलिडिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो दिस इज व्हाट इज अ होली हंगामा ऑफर जो कि उत्कर्ष आपके लिए लेकर आ रहा है, राइट। आपकी होली को हैप्पी हैप्पी होली बनाने के लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डेजावू। डेजावू इज सीन इन। डेजावू किसमें देखने को मिलता है, डेजावू। बहुत बढ़िया। चलिएगा आपको इसका जवाब बताते हैं। आई होप आप लोगों ने जो है क्वेश्चन पढ़ा है और अपनी तरफ से एक जवाब जो है सोचा है। लेट्स डिस्कस अबाउट डेजावू, राइट। डेजावू में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर आप अननोन को क्या बताते हैं, नोन बताते हैं। अननोन को क्या बताते हैं, नोन बताते हैं। बोले ये क्या बात हुई, तो सिंपल सा है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कोई जगह पर जाते हैं और हमें जाकर के ऐसा लगता है यहाँ तो मैं पहले भी आया हुआ हूँ,
है ना, या तो यहाँ मैं पहले भी आई हुई हूँ, ऐसा आपको लगता है। कई बार आप किसी इंसान से मिलते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार इसको मैं पहले कहीं जानता हूँ, इसको मैंने पहले कहीं तो देखा है। तो यहाँ पर अननोन इंसान, अननोन चीज़ आपके सामने आ रही है, अननोन जगह आपके सामने आ रही है और आप क्लेम कर रहे हैं, आप ऐसा जो है दावा कर रहे हैं कि इसको आप पहले से कहीं ना कहीं जानते हैं। सो अननोन को आप क्या बता रहे हैं, नोन बता रहे हैं। सो इट इज नोन टू अननोन, नोन टू अननोन। तो वो जो कंडीशन कहलाती है वो कहलाती है डेजा वू। नेक्स्ट आता है जामेसू। जामेसू में आपको याद रखना है, ये यहाँ पर जिसको आप जानते हैं उसको भी आप नकार देते हैं कि यार मेरे को तो याद नहीं, मुझे तो पता नहीं, शायद ऐसा होगा नहीं, है ना। तो बेसिकली आपको जो है कहीं पर ले जाया जाए जहाँ पर आप पहले भी जा चुके हैं और वहां पे जाकर आप बोले नहीं मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे तो पता नहीं है ना। नेक्स्ट, अगर आप किसी इंसान से पहले भी मिल रखे हैं, आप किसी इंसान को जानते हैं, है ना, और वो आपके सामने आ जाए और आप जो है कहते हैं कि भाई मैं तो जानता नहीं आपको, आप कौन है ना। तो दो कंडीशन हो सकती है कि या तो आपने उनसे उधार ले रखा है, ठीक है, या आप जामेसू आपके अंदर हो रहा है, राइट। तो जानती हुई चीज को अनजाना कहना, जानती हुई चीज को अनजाना कहना क्या कहलाता है, जामेसू कहलाता है। ज से जानती हुई चीज को यू से अनजाना कहना क्या कहलाता है, जामेसू कहलाता है। ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। नाउ अब अगर सवाल आए कि भाई ये डेजा वू किस किस में देखने को मिल सकता है, मेरे साथ तो कई बार हो चुका है, ये नॉर्मल इंसानों में भी होता है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा असर आपको देखने को मिल सकता है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी वाले पेशेंट में, साइकोसिस वाले पेशेंट में, है ना। तो ऑल ऑफ द अबाउ जो है यहाँ पे आपका सही जवाब चला जाएगा। डी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सवाल आपके सामने है, आपको रीड करना है, फटाफट से अपना एक जवाब सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर यहाँ पर मैं कहती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है विस्कोसिटी बढ़ी हुई नहीं होती है। क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको याद है हीमोडाइल्यूशन होता है। क्या होता है, हीमोडाइल्यूशन होता है। हालांकि हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, प्रेगनेंसी क्या है, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, अगर डाइल्यूशन की मैं बात करूं, विस्कोसिटी की मैं बात करूं, तो ब्लड जो है वो ज्यादा डाइल्यूटेड होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान। अब यहाँ पर वर्ड आपको बता रहा है प्यूपेरियल पीरियड। प्यूपेरियल पीरियड यानी कि वो पीरियड जहां पर डिलीवरी होनी है। अब यहाँ पर जब प्लेसेंटा सेपरेट होना है, जब प्लेसेंटा सेपरेट होना है तो ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, कोएगुलेशन फैक्टर्स बिल्कुल ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ये भी होगी, जिसके कारण भी क्लॉटिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइपर कोएगुलेबिलिटी के अलावा क्या हो सकता है, भाई एक तो क्या कंडीशन हो सकती है, एक्सक्यूज मी, एक तो कंडीशन हो सकती है कि भाई हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो गई है, ठीक बात है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर वीनस स्टैसिस आपको देखने को मिलता है। वीनस स्टैसिस, वीनस स्टैसिस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि रिटर्न नहीं आता है, वीनस रिटर्न नहीं आता है। बोले वीनस रिटर्न क्यों नहीं आता है, क्योंकि जो ग्रेविड यूट्रस है, जो इतना भारी भरकम बच्चे से एमनियोटिक फ्लूइड से प्लेसेंटा से भरा हुआ यूट्रस है, ये क्या करता है, इंफीरियर वेना केवा पर एक प्रेशर डालता है। इंफीरियर वेना केवा पर क्या डालता है, एक प्रेशर डालता है और उसको क्या करता है,
है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, उसके रिटर्न को नॉर्मल जो है वो नहीं होने देता है। इस केस में आपको देखना है वीनस स्टासिस आपको देखने को मिलता है ना। वेन्स भी यहाँ पर डायलेटेड होती है, वेन डायलेटेड होती है। दूसरा आपको याद रखना है ग्रेविड यूट्रस की वजह से भी रिटर्न जो है अफेक्ट होता है। सो ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलता है, स्टासिस देखने को मिलता है ब्लड के अंदर, है ना। ब्लड वेन्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, स्टासिस देखने को मिलता है। फैट इनटेक यहाँ पर कारण नहीं हो सकता है। ब्लड विस्कोसिटी बढ़ेगी तो दिक्कत है, लेकिन बढ़ती नहीं है, कम ही होती है। सो दिक्कत यहाँ पर जो है किसकी आएगी, स्टासिस की आएगी। सी यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा। इसके अलावा अगर ऑल ऑफ दी अबव चूज करने का ऑप्शन होता तो हाइपर कोएगुलेबिलिटी यानी कोएगुलेशन का बढ़ना, है ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है उस समय में ज्यादा होते हैं ब्लड के अंदर, तो वो कारण बन सकता है, राइट। लेकिन ओवरऑल इस क्वेश्चन को देखते हुए अगर मुझे एक सही जवाब चुनना है, so C is going to be my best answer, right? Stasis of blood in the vein due to late ambulation, right? ये आपका यहाँ पर सही जवाब चला जाएगा। चलिएगा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई आज की कक्षा में, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हमने डिस्कस किए, राइट। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें, कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ कल आपसे फिर मिलेंगे। कल की कक्षा में ठीक शाम 6 बजे आपसे मिलेंगे और वहाँ हम आपसे के साथ मिलकर डिस्कस करेंगे कुछ नए कंसेप्ट्स को, कुछ नए टॉपिक्स को, कुछ ऐसे टॉपिक्स को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। मेरी हर दिन यही कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आ सकूं जो कि आपके सक्सेस की ओर जो है आपकी मदद कर सके, राइट। तो इस कोशिश में मेरा आप साथ दे सकते हैं और वो साथ इसी तरह से दे सकते हैं कि इस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं, है ना। इस क्लास के अंदर जो है हम जैसे जैसे डिस्कशंस करते हैं, जैसे जैसे जो है हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, वैसे वैसे हम सक्सेस की ओर और ज़्यादा बढ़ते चलते हैं। तो चलिएगा, आज के क्लास के समय की सीमा को देखते हुए इसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगेन आप सभी को और आपके परिवार को अ वेरी हैप्पी होली, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली के पर्व की आप सभी को। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतने प्यार से और इतने धैर्य से बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।